कि ये कैसा ख्वाब है, आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता। और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइन मुझे तब हमेशा याद आती थी जब मैं अपने किसी रिजल्ट का परिणाम देखता था और मुझे उस PDF में अपना नाम नहीं मिलता था। उस टाइम में थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ, आप लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हो और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने आप में सेल्फ डाउट आने लगता है। जहाँ मेरे पिताजी की इनकम 7,000 रुपये और मेरी माताजी की इनकम 2,500 रुपये मिलती हो, परिवार की टोटल इनकम 10,000 रुपये से उन्हें महीना चलाना हो, वो यहाँ पर कैसे रह पाएगा। कोचिंग पढ़ाने का एक मुझे ऑप्शन मिला। मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई। जो आसपास मोहल्ले के बच्चे रहते थे, जब मैं विजयनगर में रहा, कमला नगर में रहा, उस टाइम पर मैं अलग अलग जगह पढ़ाने जाता था। जब भी मुझे डिमोटिवेशन हुआ, मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने रहता था, मेरे पिता का चेहरा रहता था कि उनके लिए मुझे करना है। CMO सर ने भी कहा था कि बेटा अपने पापा का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वो बंदा 24 घंटे में से 12 घंटे मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है, और उसके सपने को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। मैं पंजाब मेल में बैठा था, मुझे ट्रेन भी याद है। मैं उस अकेली बोगी में बैठ के कोने में बैठा हुआ था ऊपर, और मैं सोच रहा था कि विवेक, आज वो दुख देखना पड़ रहा है कि आज तू यहाँ से बिना बने लौट रहा है। और जब PDF में अपना नाम देखा और रोल नंबर देखा, यकीन मानिए मेरे आंसू नहीं रुके। और मेरी माँ, जिन्होंने सिलाई करके, गीता पर विश्वास रख के और इन सब चीज़ों के साथ मुझे पढ़ाया था कि एक ना एक दिन उनका बेटा सफल होगा, वो सफलता उस दिन मुझे देखने मिली। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और मेंटर भी, जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है। UPSC सिविल सर्विस 2024 में मैंने ऑल इंडिया रैंक 413 हासिल की है, और ये मेरा चौथा प्रयास था। पहला मेंस, पहला इंटरव्यू, और एक 5 साल की जर्नी जो जून 2020 से शुरू हुई थी, वह अप्रैल 2025 में ख़त्म हुई, जब 22 अप्रैल 2025 को मेरा रिज़ल्ट आया। आज संडे सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आज मैं DKT प्लेटफॉर्म से अपनी जिस जर्नी को शेयर करूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्लेटफॉर्म से ही जब जून 2017 में दिल्ली आया था और ग्रेजुएशन की शुरुआत करी थी, तो यहीं से वीडियोस देखता था, यहीं से मोटिवेट होता था कि UPSC करनी है, और आज इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी जर्नी को साझा करना चाहता हूँ। एक बड़ी जर्नी रही, एक इंस्पायरिंग जर्नी रही। मैं खुद मोटिवेट होता हूँ अपनी चीज़ों को देख के, और मुझे लगता है कि आप लोग भी ज़रूर इसको देख के मोटिवेट ज़रूर होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से। मैं चंदेरी का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। आप लोग देखते होंगे उसको, साड़ियों के लिए फेमस है, अपने युद्ध के लिए, और आजकल मूवीज़ के लिए भी बहुत फेमस है। तो एक ऐतिहासिक नगरी में मैं पला बड़ा। उसके बाद एक जब आप स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हो तो एक घर वालों का और एक पूरे क्षेत्र का मन रहता है कि आप कुछ बड़ा करो। तो वही मेरे संग था कि हाँ, उन्होंने कहा कि आप बड़ी चीज़ों के लिए बने हैं। मेरे चाचा का सपना था कि हाँ, आप UPSC करो। तो उस सपने को मैंने अपना सपना बनाया और दिल्ली आया। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की IGNOU से, और लगातार फिर सिविल सेवा की तैयारी में मैं जुट गया। तो ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ वो UPSC के पहले प्रयास से हुआ। जब पहला प्रयास दिया, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो उस टाइम लगा कि हाँ ठीक है, चीज़ें बदल जाएंगी, बाद में मेहनत करके कर लूँगा। ऐसा ही करके जब दूसरा अटैम्प्ट दिया, दूसरे अटैम्प्ट में भी प्रीलिम्स नहीं हुआ। उस टाइम में थोड़ा सा बुरा लगा कि हाँ, आप लगातार 3 साल से तैयारी कर रहे हो और अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं फिर आपको अपने आप में सेल्फ डाउट आने लगता है। आया सेल्फ डाउट, कोई नहीं, पर हिम्मत रखनी होती है। घर वालों का साथ रहा, दोस्तों का साथ रहा। तीसरा अटैम्प्ट दिया मैंने अपना। तीसरा अटैम्प्ट मैंने दिया अपना, मेरा CSET फेल हो गया। वहाँ पर GS में मेरे 100 मार्क्स आ रहे थे। ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने पूरी मेहनत करी, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। और जब आपको असफलता मिलती है तो कहीं ना कहीं फिर आप बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं अंदर से वास्तविकता में, और वो कमज़ोरी मेरे अंदर भी आई। पर मैं आपको सच बताता हूँ, वो कमज़ोरी ने मुझे उल्टा मोटिवेट किया। जब मैं तीसरी प्रीलिम्स में असफल हुआ
तो मेरे घर वालों का सिर्फ यही कहना था कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आप असफल हो गए तो गीता के निष्काम कर्म पर आप भरोसा रखो, आज नहीं तो कल आपका ज़रूर परिणाम में नाम आएगा और जिस दिन अंतिम PDF आएगी उस दिन आपका नाम और रोल नंबर ज़रूर होगा। जब तीसरे अटेम्प्ट का जो डिस्क ब्रेकिंग जो मूवमेंट था मेरा, 12 जुलाई 2023 की वो दिन था जब मैं बहुत दुख में था। शायद वो दुख मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा चेंजिंग पहलू साबित हुआ। उसके बाद से मैंने ये भी कोशिश करी कि सिर्फ सिविल सेवा ही नहीं, अदर एग्ज़ाम्स भी देने का ट्राई करूँ। आप यकीन मानिए, जब समय आपका सही नहीं चल रहा हो और आपकी मेहनत भी सही नहीं चल रही हो तो कहीं ना कहीं बहुत असफलताएं आपको देखने मिलती है। जैसे उस टाइम पे मैंने फिर MPPSC दिया, मेरा MPPSC नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दिया, वहाँ भी मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ। असिस्टेंट कमांडेंट दिया, वहाँ भी मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ। और ऐसा करने के बाद जब आप UPSC की तैयारी करते हैं और अगर आप स्टेट PCS भी नहीं निकाल पाते हैं तो ये चीज़ एक बहुत दुख वाली बात होती है। अगर आपके यहाँ सफल नहीं हो रहा था मैं, तो फिर मैंने ट्राई किया कोई अदर वनडे एग्ज़ाम्स देता हूँ मैंने उसके बाद वनडे एग्ज़ाम्स के लिए पटवारी दिया, जो एक सामान्यतः ग्रामीण परिवेश के लिए बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। पटवारी में मेरी वेटिंग रह गई। अब यहाँ पर आप कहीं नहीं होते तो आप टीचिंग लाइन में जाते हो। मैंने B.Ed करी, B.Ed करने के बाद मैंने अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स दिए, केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया 2023 वाला, पर अंततः वहाँ भी मुझे सफलता हासिल नहीं मिली। और इन सब चीज़ों के बीच में एक ये भी था कि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आप ये एग्ज़ाम्स भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हर व्यक्ति के लिए होता है। और आज के सिविल सेवा के आप दौर में देखेंगे, आपको सबको पता है कि यहाँ पर चयन होने की संभावनाएं काफ़ी मुश्किल होती है, इसलिए आप प्लान B का ट्राई करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि दृढ़ संकल्पित रहते हैं कि नहीं वो एक ही चीज़ करेंगे, पर ज़रूरत होती है कि आपको आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखने की, आपको चीज़ों को समझने की। लगातार 4-5 साल गुजर चुके हैं, आप क्या कर रहे हैं। इन सब रीजन्स की वजह से मुझे ये भी लगा कि नहीं, अब और वनडे एग्ज़ाम्स देना चाहिए। यही रीज़न है कि मैं इन वनडे एग्ज़ाम्स को देता था। अंततः कुछ नहीं बचता है तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम बचा, जो मैंने दिया। मुझे याद है शायद सितंबर 2023 की बात है जब मैंने एग्ज़ाम दिया, और मेरा अंततः उसमें भी नहीं हुआ। मेरी इवन मुझे जो फिजिकल की कॉल होती है मेरी, वो भी नहीं हुई। तो ऐसा सब कुछ देख के उस टाइम पर ये मोमेंट आया कि हाँ ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं राह बदलनी चाहिए, आपको कुछ और करना चाहिए, आपको प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाना चाहिए, ऐसा भी मैंने सोचा। पर वही है कि जब आप हार मानते हैं तो आपके साथ लोग होते हैं। मेरे साथ लोग थे, मेरे दोस्त थे, मेरे परिवार था। और एक मन्नू भंडारी का मैंने कोट पढ़ा था कि हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत तो होना चाहिए कि वह अपने संघर्षों से, अपने दुखों से अकेला जूझ सके। तो वो कोट मेरे मन में हमेशा रहता था कि मेरे संघर्ष जो, मेरे दुख जो हों, मुझे उनसे खुद ही लड़ना है, खुद ही उनसे जूझना है। और ये मुझे आंतरिक मोटिवेशन देता था कि हाँ विवेक, तू कर सकता है। और जब यकीन मानिए, अगर आप जब प्रिपरेशन में होते हैं, इस टाइम पर आपका कोई नहीं होता। जो भी सफलता आती है वो सब बाद में ही आती है। मैं जब दिल्ली मुझे छोड़नी पड़ी 2022 में, क्योंकि यहाँ पर मेरी तबीयत भी थोड़ी दिक्कत रहती थी, बहुत सी चीज़ें भी थी यहाँ पे, तो मुझे जब मैंने दिल्ली छोड़ी और जब मैं परिवार के साथ रहने लगा तो वहाँ पर इतने ताने मिलते थे कि अब क्या कर रहे हो, अब कब एग्ज़ाम दोगे, अब कब सफल होगे, 7 साल हो चुके हैं तुम्हें। और मतलब 12th के बाद से लेके वो 7 साल की जर्नी निकालना, वो एक बहुत टफ वाली बात थी। तो मैं सामान्यतः गैदरिंग अवॉइड्स करता था, मैं पब्लिक में कम ही जाता था। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ और जब मेरे आसपास के लोग बताने आए कि विवेक आज तो तेरा सिलेक्शन हो गया है, ये लोग आ रहे हैं, पर सच बताऊं तो ये लोग कहते थे कि वो शायद पागल हो चुका है, वो बात नहीं करता किसी से, वो जवाब नहीं देता किसी का, वो ईयरफोन लगा के सुनते हुए चला जाता है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि मैंने इस प्रिपरेशन फेज़ की जर्नी को अकेले झेला है और इस समय मेरे साथ कोई नहीं था। तो मैं किसी को अगर जवाब नहीं देता था तो उसका रीज़न बस यही था कि मैं अपने आप को अंदर से तोड़ना नहीं चाहता था। तो जब वो सफलता मिली मुझे और तब ये सारी चीज़ें जानने मिली, तब पता चला कि वास्तविकता में जीवन क्या है। जब तक आप सफल नहीं होते हो आप अकेले होते हो, जब आप सफल हो जाते हो तो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा कि जब सफलता मिलती है तब आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है कि ठीक है बाकी चीज़ें, आपने अपने जो संघर्ष किए, आपने अपनी जो चीज़ें रहीं उनको जो हमेशा ध्यान रखना है। जिन लोगों ने आपका साथ दिया आज भी वो मेरे साथ हैं। मेरे जो दोस्त हैं, मोहित हुआ, नरवेंद्र हुआ, नीतू हुई, सत्या भैया हुए, ये लोग मेरे साथ तब भी थे जब मेरे साथ कोई नहीं था और ये लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने इन्हीं लोगों को सबसे पहले बताया, क्योंकि इन लोगों का हमेशा एक चीज़ रहती थी कि नहीं विवेक तू कर सकता है। और जब आपको ये लोग विश्वास दिलाते हैं ना, तो वो शायद आपके जीवन की बहुत बड़ी बात होती है। हर एग्ज़ाम में फेल करना और उसके बाद एक उस लक्ष्य पे पहुंचना जिसका आपने सोचा था, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी जिस दिन परिणाम आया। और जब आप फेल होते हो तो आपको एक बार ईश्वर पर विश्वास भी आपका बढ़ जाता है। तो मैं ये मान के चलता था कि अगर कोई कमी रह रही होगी मेरी मेहनत में तो वो तो मैं पूरा करूँगा।
और जो मेरी किस्मत में कमी होगी वो ईश्वर आप पूरा करना। तो 22 अप्रैल 2025 को जब रिज़ल्ट आया तो मैं हनुमान जी के मंदिर में ही बैठा था और मैंने उनसे कहा था कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो मैंने तो उनको अपना रोल नंबर सौंप दिया था कि 78101112। अब मेरा रोल नंबर मैंने आपको सुपुर्द कर दिया, अब आप देखते रहना, जो भी हो जैसा भी हो मुझे एक्सेप्ट होगा। और जब 1:30 बजे रिज़ल्ट आया मैं वहाँ बैठा था और जब PDF में अपना नाम देखा और रोल नंबर देखा, यकीन मानिए मेरे आंसू नहीं रुके। मेरी माँ जिन्होंने सिलाई करके, गीता पर विश्वास रख के और इन सब चीज़ों के साथ मुझे पढ़ाया था कि एक ना एक दिन उनका बेटा सफल होगा, वो सफलता उस दिन मुझे देखने मिली। और वो उनकी आंखों में जो सेटिस्फेक्शन थी वो मुझे वो सेटिस्फेक्शन देखने मिली कि विवेक बहुत मेहनत करी तुमने और आज वो मेहनत के सफल होने का समय था। मैं अपनी माँ के बारे में बताता हूँ, उन्होंने ही मुझे वास्तविकता में इतना बड़ा बनाया कि मैं आज इस पद पर आया, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जो हमेशा मुझे अनुशासित करती थी। मोटिवेशन से ज़्यादा उन्होंने मुझे अनुशासन दिया, क्योंकि वो सुबह उठती थी, वो अपने घर के काम करती थी, उसके बाद वो आंगनबाड़ी में जाती थी, आंगनबाड़ी से लौट के आने के बाद वो सिलाई करती थी और इन सब के बीच में वो घर की परिवार की जिम्मेदारी लेना। वो एक ऐसी कर्मठ महिला रही मेरे जीवन में जिन्होंने मुझसे हमेशा ये बताया कि बेटा कोई भी चीज़ होती रहे, कोई भी परेशानी होती रहे, आपको अपना काम ज़रूर करना है। घर में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं अगर उस प्रॉब्लम्स को लेके बैठ जाता था तो मैं माँ को देखता था कि वो उन प्रॉब्लम्स के साथ अपना सिलाई कर रही हैं, अपनी आंगनबाड़ी जा रही हैं, अपने घर के काम भी कर रही हैं और उन प्रॉब्लम्स को डील भी कर रही हैं। और यही चीज़ मुझे एग्ज़ाम में और पढ़ाई में भी काम में आई कि जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, जो भी असफलताएँ आई, कुछ भी चीज़ आई, मैंने उन चीज़ों को हमेशा प्रायोरिटी दी जो मेरा कर्तव्य था और अपने कर्तव्य पालन को ही अपना धर्म बनाया मैंने। और यही कुछ मेरे पिताजी के संग हुआ। एक ड्राइवर थे वो CMO सर के, जो नगर पालिका के CMO होते हैं, मुझे वो हमेशा उनके पास ले जाते थे कि तुम्हें उनके जैसा बनना है, उनसे सीखना है। और CMO सर ने भी कहा था कि बेटा अपने पापा का ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वो बंदा 24 घंटे में से 12 घंटे मेहनत करता है, गाड़ी चलाता है और उसके सपने को पूरा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो वो सब चीज़ें रहीं कि जो आपको अंदर से मोटिवेट करती हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, अंदर से मोटिवेट करती हैं और अंदर से एक डर भी देती हैं कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। एक घर वालों ने जो आपको 5 साल इन्वेस्ट करे आपके लिए, पैसे से लेकर, और पैसे से बड़ा होता है सपोर्ट से लेकर, कि कोई बात नहीं, जो भी होगा हम देख लेंगे, मिलकर देख लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो हम खेती देख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर तुम अपनी जान तो लगाओ एक बार। तो वो सब चीज़ें अंदर रहें कि ठीक है, घर वालों का सपोर्ट है, इन लोगों को अगर इतना विश्वास है तो फिर मुझे करना चाहिए। जब भी मुझे डिमोटिवेशन हुआ, मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने रहता था, मेरे पिता का चेहरा रहता था कि उनके लिए मुझे करना है। मेरे चाचा जिन्होंने पहली बार सपना देखा था मेरे लिए, वो भी खुद पुलिस में थे, तो उनका ये था कि बेटा तुझे IPS तक तो ज़रूर बनना है। तो उनका एक जो सपना था कि नहीं विवेक तू कर लेगा बेटा। अंततः जब सब हार मान जाते थे मेरे घर में, वो कहते थे, मेरे मम्मी पापा भी कहने लगे थे कि कोई नहीं, जो भी वनडे एग्ज़ाम मिले वो कर लो। बट एक उनका एक विश्वास रहा कि नहीं यार छोटू, तू करेगा और तू हमारा बेटा है, तू करके दिखाएगा। ये सब फैमिली का ये मोटिवेशन आपको पता अभी समझ नहीं आता। जिस टाइम आप बिल्कुल डिप्रेस्ड होते हो, जिस टाइम आप बिल्कुल अकेले होते हो, उस टाइम पर वो चीज़ें आपके साथ खड़ी होती हैं और एक इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो भी आपके साथ खड़ा होता है। ऐसा मुझे लगता है कि फैमिली का रोल बहुत बड़ा होता है। तो एक चीज़ और इस टाइम पर रहती है प्रिपरेशन के दौरान कि आपको डिप्रेशन के फेस से आपको जूझना पड़ता है। डिप्रेशन हुआ, आप एंजाइटी में रहते हैं। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों को डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट की भी नीड होती है। मैं अपनी जर्नी बताता हूँ, मेरी डिमोटिवेशन की जर्नी या फिर मेरी जो कमजोरी की जर्नी वो किस टाइप की रही। रिज़ल्ट आया, परिणाम आया, मैं उस परिणाम को देख के कभी भी विचलित नहीं हुआ। उसका रीज़न एक ही था कि मैंने गीता में और कृष्ण जी का एक कोट पढ़ा था कि असफलता ये दर्शाती है कि आपने सफलता के लिए पूर्ण प्रयास नहीं किया। अगर आप किस्मत के भरोसे बैठ गए तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी आगे बढ़ पाएंगे। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होंगी, पर वो चीज़ें आप पर कभी हावी नहीं हो सकती। जैसे मुझ पे कभी भी मेरी कमियां, मेरी चीज़ें, मेरी असफलताएं कभी भी हावी नहीं हुई। और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही था कि मैं अपने अंदर मान के चलता था कि मुझ पे विश्वास है और विवेक तुम जरूर करोगे। आपको कोई भी चीज़ नहीं जिता सकती जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। और यही विश्वास मुझे आज आगे लेके आया है। और मैं ये कहता हूँ, कभी भी डिप्रेशन है, एंजाइटी या किसी भी कमजोरी को आपको ये नहीं मानना है कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, स्वाभाविक सी बात है। जब मैं आपको बताऊँ 2024 का जब मैंने प्रीलिम्स दिया, और वो प्रीलिम्स का पेपर मैं ट्रेन में बैठा था, मैंने वो ट्रेन में से अपना पेपर को वहीं फेंक दिया था। मैंने अलग अलग आंसर की से मिलाए, मेरे 85 से कम मार्क्स हो रहे थे। तो मैंने ये मान लिया था कि अब मेरा नहीं होगा। तो मैंने उस जर्नी को ना वहीं छोड़ दिया था कि ठीक है यार, मैं इतना कमज़ोर पड़ चुका था उस बस में बैठे हुए। मुझे वो याद आता है, वो बस और ट्रेन की जर्नी, जब मैं इंदौर से वापस लौट रहा था, कि वो कैसे विवेक अब क्या होगा, 4 अटेम्प्ट जा चुके हैं, अब कैसे कुछ होगा। बस उस टाइम मैंने
एक जो क्षण ऐसा था कि उसने मुझे बिल्कुल तोड़ने की हिम्मत रखी, पर उस टाइम भी बस मैंने ये रखा कि भाई कुछ ना कुछ अपन अच्छा करेंगे। सिविल सर्विसेज की फील्ड में नहीं करेंगे तो स्टेट पीसीएस में करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे तो वनडे एग्जाम में करेंगे, वहाँ भी नहीं कर पाए तो देखिए प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सी चीज़ें हैं। कभी भी इस एग्ज़ाम को अपने जीवन से बड़ा नहीं मानना है। और अगर आज मैं सफल हुआ हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस एग्ज़ाम को मैंने अपने जीवन से बड़ा कभी नहीं माना। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इसको बस एक तैयारी के रूप में लीजिए कि हाँ एक तैयारी है, इसका एक सिलेबस है, मुझे मेहनत करनी है, और अगर होगा अथवा नहीं होगा वो भविष्य की गोद में है। वो बहुत से फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। आप 99 चीज़ें याद करके जाते हैं, एक चीज़ें भूलते हैं, और कई बार वो भी आ जाती है, और कई बार आपको एक ही चीज़ पता होती है और शायद एग्ज़ाम में वो आ जाती है और आप टॉप कर जाते हैं। बहुत एक रैंडमनेस है इस एग्ज़ाम में। आप यूपीएससी की खूबसूरती इससे समझ सकते हैं कि कोई रैंक 100 भी ला रहा है और उसके बाद उसका प्रीलिम्स नहीं होता है। कोई टॉप रैंकर है और वह मेंस में फेल हो जाता है। ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। इस एग्ज़ाम को आपको जितना सामान्य मानेंगे उतना बहुत आपके लिए आसान रहेगा। कुछ अपनी प्रिपरेशन की जर्नीज़ को मैं और शेयर करूँगा। एक तैयारी करने वाला विद्यार्थी क्या क्या देखता है, क्या क्या फेस करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक कोट पढ़ी थी मैंने कि ट्रेन या बस से सफ़र करते हुए जब आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि असफलता से सफलता की जर्नी बहुत बड़ी होती है। ये चीज़ मैंने वास्तव में महसूस भी करी। वो जनरल से सफ़र करना, वो भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में जाना, उसके बाद वो सारी चीज़ों को देखना, और एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना, रात रात में कहीं स्टेशन पर रुकना, कोई रूम लेने के लिए आपके लिए इतनी क्षमता नहीं होती है कि आप कहीं एग्ज़ाम सेंटर पे पहले रूम ले लें, तो वो रेलवे के उस प्लेटफॉर्म पर सोना, वो मैंने सारी चीज़ें करी हैं अपने जीवन में। जब एक दिल्ली में एक विद्यार्थी आता है, उसके जीवन में एक ही प्रॉब्लम नहीं आती कि सिर्फ उसे एग्ज़ाम पास करना है। उस पर सामाजिक चीज़ें, आर्थिक चीज़ें और बहुत से दबाव उसके ऊपर होते हैं। वो बहुत सी उम्मीदों को लेकर आता है। मैं एक सिंगल चाइल्ड था, मेरी कोई भाई बहन नहीं थे, तो उसका एक फ़ायदा, तो लोग कहते हैं कि अकेले पुत्र होते हो बहुत प्रेम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल एक अपनी जगह था। पर एक अपेक्षाओं का बोझ एक होता है, वो जो सिंगल चाइल्ड होते हैं उनको समझ में आएगा, बहुत उसको चीज़ों को फेस करना होता है। मेरे ऊपर भी ये था कि ना तो इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, ना ही कुछ चीज़ें बहुत बेहतर स्थिति में थी। इसलिए इन सारी चीज़ों को मिल के भी देखना था, पढ़ाई भी करनी थी, बहुत सी चीज़ें करनी थी। तो इसलिए मैंने एक कोशिश करी कि जब मैं दिल्ली आया और जब यहाँ पर रहने और खाने का जो खर्चा होता है वो एक विद्यार्थी समझ सकता है कि पीजी में लेता मैं तो मुझे 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने के लिए लगते, और जहाँ मेरे पिताजी की इनकम 7 हज़ार रुपये और मेरी माताजी की इनकम 2,500 रुपये मिलती हो, जिनकी परिवार की टोटल इनकम 10 हज़ार रुपये से उन्हें महीना चलाना हो, वो यहाँ पर कैसे रह पाएगा। इन सब चीज़ों के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैसे भी करके अपना पेट पालेंगे, तुम्हें अपना काम जरूर करना है। तो वो सब चीज़ें रहती थी मेरे मन में। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर कॉलेज आया, मैंने सबसे पहला काम यही किया कि मैं एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन मतलब कैसे कर पाऊँ मैं जनरेट। तो मैंने सबसे अच्छा कोचिंग पढ़ाने का एक मुझे ऑप्शन मिला। मैंने बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाई, जो आसपास मोहल्ले के बच्चे रहते थे। जब मैं विजयनगर में रहा, कमला नगर में रहा, उस टाइम पर मैं अलग अलग जगह पढ़ाने जाता था। तो वो सब करके मैंने इतना तो इकट्ठा किया कि एटलीस्ट घर पर बोझ ना होने दूँ। इसके बाद जब मुझे ये लगा कि मेरा समय जा रहा है, घर वालों को जब पता चला कि वो वहाँ जाके कोचिंग पढ़ा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो उन्होंने मुझे उल्टा डांटा कि नहीं, तुम्हें अगर रुपए की ज़रूरत है हमसे बोलो। पर एक विद्यार्थी के ऊपर वो दबाव रहता है कि वो कैसे अपने माता पिता जो इतनी मुश्किल से अपना जीवन काट रहे हैं उनको संकट में डाले। मैंने तो ये तक मान के चल लिया था कि अगर मुझे पढ़ाई करते समय मजदूरी भी करना पड़े तो मैं उससे भी कभी पीछे नहीं हटूँगा, पर मैं अपनी चीज़ों को खुद हैंडल करूँगा। अपने घर पर, अपने परिवार पर कभी भी कोई दबाव नहीं आने दूँगा। और यही रीज़न रहा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ वनडे एग्ज़ाम्स भी हमेशा दिए। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, आप कई बार सुनते होंगे मोटिवेशन के लिए कि कांस्टेबल से उसका सफ़र आईपीएस तक का रहा और वह इतना क्लर्क से लेके वो आईएएस बना। एक ऐसे विद्यार्थी के लिए जो तैयारी तो आईएएस की आईपीएस की करने आया हो, फिर वो उल्टा कांस्टेबल तक का पास ना कर पा रहा हो, ये उल्टी एक जो जर्नी थी ना, ये बहुत दुख भरी जर्नी थी। और वो भी तब जब आप स्कूल के लेवल पर बहुत अच्छे पढ़ने वाले रहे हों, कॉलेज के लेवल पर आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले रहे हों। आपसे सवाल किया जाता है इस जर्नी में कि तुम तो बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे, तुमने क्या कर लिया, आज तुम्हें 7 साल लग गए, तुमने क्या कर लिया। कई बार आपके पास उन चीज़ों के जवाब नहीं होते, आपको उस समय जवाब देना भी नहीं है। वास्तविकता में आपको बस अपना काम करना है। अगर आप अपना काम करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप अपना बेस्ट देंगे इस जर्नी को, मेरी यकीन मानिए बात, आप आज नहीं तो कल ज़रूर सफल होंगे। और यही मेरे संग भी हुआ कि मैंने बस अपने परिणाम पर फोकस ना करते हुए अपनी प्रक्रिया पर फोकस किया कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है, और यही रीज़न रहा कि आज मैं सफल हो सका। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। जैसे आप हिंदी माध्यम से अगर होते हैं, हिंदी मीडियम के लिए माना जाता है कि सफलता या प्राप्त करना या फिर सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक तो गाइडेंस की कमी है, और चीज़ों को
हमें समझने के लिए कंटेंट की बहुत अवेलेबिलिटी नहीं होती है। जैसे हमारे पास बहुत सी चीज़ें न्यूज़पेपर से हुआ, मैगज़ीन से हुई, बहुत सी चीज़ों की कमी होती है। ये दिक्कतें मुझे भी आई। पर मैं एक आपको बात बताता हूँ, जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी होता है ना, वो कभी भी कमज़ोर नहीं होता, वो उल्टा दोगुनी मेहनत करने के लिए तैयार रहता है। वो कहते हैं ना, मेहनत के लिए वो एक कोल्हू का बैल होता है। वो हमेशा तैयार रहता है कि उसको कोई भी चीज़ हो, वो पढ़ने के लिए तैयार है, वो मेहनत करने के लिए तैयार है, वो रात भर जागने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं। हमारे पास देखिए, खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, पाने के लिए पूरा संसार है। अब आप सामान्यतः क्या ही करते, अगर आप कुछ नहीं बनते, आप कहीं क्लर्क बन के, कहीं कुछ टीचर बन के बैठ जाते। बट अगर आज आपके पास मौका है, अगर आज आप इतना बड़ा कर सकते हैं, तो एक बार हिम्मत करनी चाहिए हर विद्यार्थी को, हर एक व्यक्ति को। और वो किसी भी फेज़ में हो, उम्र के, महिलाएं हों, कोई भी हो, हर व्यक्ति को एक बार हिम्मत करनी चाहिए कि वो बड़े सपने देखे, और उन बड़े सपने को सिर्फ ना केवल देखे, बल्कि उन्हें पूरा करने की वो कोशिश भी करें। ये भी चीज़ ज़रूर होना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर। देखिए, जब आपका सिलेक्शन कई बार नहीं होता है, तो आप अननेसेसरी चीज़ों में भी जाते हैं। मुझे बहुत अचंभा होता है कि मैंने भी ऐसे कुछ काम करे। मैं एस्ट्रोटॉक पे पूछता था कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। मैं अलग अलग जो हॉरोस्कोप, ज्योतिषी, इन पर भी जाता था कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या रीज़न है। और मैं, यकीन मानिए, मैं कुंडली भी दिखवाई मेरी, उन्होंने मुझे बता दिया कि मुझे काल सर्प दोष है, और उस रीज़न से कई बार वो सिलेक्शन उसमें नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, ये दोस्त हुए, ये सारी चीज़ें हुई। मैं पूजा करवाने के लिए उज्जैन गया, नासिक गया, मैं सब कुछ किया मैंने। आप यकीन नहीं मानिए, जब व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है। और ये मैं नहीं करता था, मेरे घर वाले करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्रह नक्षत्र ये सारी चीज़ें हों, इनसे कुछ ना हो रहा हो। मैं आपको बताऊँगा, मैं पूजा करवा के आया, मैंने MPPSC प्रीलिम्स दिया, और मैं अगले 9 दिन बाद उसमें फ़ेल हो गया। मैं ये उस टाइम सोच रहा था कि ये कुछ चीज़ें काम में नहीं आती हैं, ये सब चीज़ें ये जो होती हैं, ये सब रखी रह जाती हैं। आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना है, वो है मेहनत। और यही मुझे उस टाइम समझ में आया था कि मैं ये हर चीज़ों में लगा रहा हूँ, ये रीज़न से नहीं हो रहा, ये रीज़न से नहीं हो रहा। मैं ना होने की रीज़न तलाश रहा था। और फिर जिस दिन मैंने ये सोचा कि जब मेरे 3 अटैम्प्ट जा चुके थे, मैं हर वनडे एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका था, मेरे स्टेट PCS नहीं हो रहे थे, सब कुछ नहीं हो रहा था, तब मैंने एक ही चीज़ सोची थी कि अब सब कुछ तलाश लिया है, अब सब जगह से आँख मूंद कर बस केवल एक ही जगह फोकस करना है, अर्जुन की आँख की तरह। अब बस अपना बेस्ट देना है UPSC के लिए। इस बार एक अटैम्प्ट, आखिरी अटैम्प्ट मान के तैयारी करनी है। और यही मैंने सोचकर तैयारी करी, और यही उसका रीज़न रहा कि इन सब चीज़ों को हटाकर जब मैंने एक जगह ध्यान फोकस किया, तो मेरा आज सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि ये सब चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम दीज स्टडीज़ होती हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपको केवल एक ही काम करना है, बस अपनी तैयारी, बस अपना बेस्ट देना है। और अगर नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न आपकी मेहनत ही हो सकती है। मैं उन व्यक्तियों में से एक था जिसने कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया कि मेरा किस्मत की वजह से नहीं हो रहा है। मैंने हमेशा माना कि जिस दिन मैं अपना बेस्ट दे दूंगा, जिस दिन मेरी मेहनत 100% हो जाएगी, उस दिन किस्मत की रेखा अपने आप मिट जाती है, और आप अपना बेस्ट देकर अपना जहाँ पहुँचना होता है, आप ज़रूर पहुँच जाते हैं। एक का कोटेशन में पढ़ता था कि ये कैसा ख्वाब है, आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं, उजाला क्यों नहीं होता। और मुझे सबसे अलग रखना ही उसका शौक़ था, वरना वो दुनिया भर का हो सकता था, मेरा क्यों नहीं होता। वसीम बरेलवी की ये लाइन मुझे तब हमेशा याद आती थी जब मैं अपने किसी रिज़ल्ट का परिणाम देखता था और मुझे उस PDF में अपना नाम नहीं मिलता था। उस समय मैं सोचता था कि मैं भी अपनी माँ से कहना चाहता हूँ कि हाँ, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं अभी अपने पिता के गले लगना चाहता हूँ, मैं भी वो सब करना चाहता हूँ जो एक मैं देखता था कि यार ऐसा भी होता है सिलेक्शन के बाद। वो खुशी में देखना चाहता था अपने परिवार के चेहरे पर, अपने चेहरे पर, कि ऐसा भी होती है चीज़ें, ऐसी सफलता के बाद कैसा लगता है। उस संघर्ष को देखने के पीछे बहुत लंबी जर्नी भी रही साथ में। खाना बनाना खुद, पैसे बचाने के लिए हर चीज़ करना, जनरल में सफ़र करना, रेल में धक्के खाना, एक भीड़ का हिस्सा बन के रहना, उस भीड़ को समझना कि क्या होती है वो भीड़, और जीवन में इतनी मेहनत करना कि आपको एटलीस्ट उस भीड़ का हिस्सा ना बनना पड़े। मैं हर विद्यार्थी को यही कहूँगा, मैं क्योंकि मैंने ये भी चीज़ फॉलो करी अपने जीवन में कि मुझे कभी कुछ बड़ा करना है, मुझे भीड़ का हिस्सा बन के नहीं रहना है, कुछ अच्छा करना है, समाज को कुछ देना है मुझे। क्योंकि आप समाज से बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर करें, आप ग्रामीण बच्चों के लिए बेहतर करें, जनजातीय बच्चों के लिए बेटर करें। मैं जब भी कहीं जाता था, मैं हर लोगों से मिलता था, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता था, क्योंकि वो मैंने खुद चीज़ें को फील करी होती हैं। मैं जब दिल्ली में रहा, अलग अलग जगह के लोग मुझे मिले, अलग अलग लोगों की परेशानियाँ जानी, और जब आप यकीन मानिए, आप जिस समस्या के जूझ रहे हैं ना, दुनिया उससे और अधिक समस्या से जूझ रही है। आप जिस स्थिति में हैं, उससे और ख़राब स्थिति में लोग बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे ये चीज़ हमेशा मोटिवेट करती थी। मैं हमेशा जब नई किताबें पढ़ता था, नई चीज़ों को पढ़ता था अपने उस प्रिपरेशन के दौर में कि कैसे लोगों ने बेटर किया, अच्छी मोटिवेशन कहानियाँ पढ़ना, अच्छे डिसिप्लिन के साथ रहना,
वो चीज़ें मुझे हमेशा मदद करती थी। यही चीज़ कोविड के टाइम पर भी हुई, जब मुझे दिल्ली छोड़नी पड़ी, जब मैं अपने घर गया, जब उस रास्ते के सफ़र में मैं ये सोच रहा था कि आज मैं किसको क्या जवाब दूंगा कि मैं घर पे क्यों आया। जब मैं दिल्ली गया था तो मेरे मम्मी पापा ने, चाचा ने ये भेज के भेजा था कि बेटा आना तो यहाँ कुछ बन के ही लौटना, और आज मैं उनके सपने को खाली लेके लौट रहा हूँ। वो समय मुझे, मैं जानता हूँ उसमें, मैं पंजाब मेल में बैठा था, मुझे ट्रेन भी याद है, मैं उस अकेली बोगी में बैठ के कोने में बैठा हुआ था ऊपर, और मैं सोच रहा था कि विवेक आज वो दुख देखना पड़ रहा है कि आज तू यहाँ से बिना बने लौट रहा है। पैसे की भी दिक्कत थी, वो सब कुछ प्रॉब्लम्स थी, और तब मैंने जाके घर पर रहना शुरू किया। घर के ऊपर वाला जो अलग से कमरा था वहाँ मैं रहता था। घर वालों ने वहाँ भी हर संभव मदद करने की कोशिश करी। घर में जो एकमात्र एसी लगा था वो मेरे कमरे के लिए ही लगवाया था उन्होंने, उसको भी मतलब EMI पर एसी लेके मेरे लिए लगवाया था कि ये बेटे को कोई दिक्कत ना आए, वो अपना सब कुछ पढ़ाई कर सके। मतलब घर वाले आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं, वो आपके लिए इतना चीज़ें छोड़ते हैं। उस टाइम पे आपको लगता है कि अब विवेक, या फिर मतलब हर व्यक्ति को उतना कुछ करना चाहिए। वो चीज़ें मेरे संग हुई। एक मन में डाउट रहता है कि डिमोटिवेशन या जो कमज़ोरी के फेज़ हो उसमें हमें क्या करना चाहिए, ये मेरे मन में भी रहता था। मैं भी सोचता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं सबसे पहली चीज़ बताता हूं, जब भी आपको डिमोटिवेट हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप ये सोचिए कि आपने इस जर्नी को शुरू क्यों किया था। लाखों बार गगरियाँ फूटी, सिकन्ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही तट पर, और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर, सावन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के मर जाने से बचपन नहीं मरा करता है। तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ ध्यान रखी कि कभी भी ऑब्स्टेकल्स आएँ, कभी भी परेशानियाँ आएँ, कुछ भी हो, आपको हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना है, अपने अंदर की ताकत का साथ नहीं छोड़ना है, और एक अंतरात्मा पे विश्वास करना है आपको। जो भी अपने आप पे विश्वास करता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। और वो अमिताभ बच्चन जी का एक कोट है कि लाखों इसके तारे टूटे, लाखों इसके प्यारे छूटे, पर उन तारों के जाने से कब अंबर शोर मचाता है। तो कभी भी अंबर जब ना तो शोर मचाता है और ना ही शोक मचाता है। तो जब भी आपकी कोई चीज़ छूटे, आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हों, कुछ भी चीज़ें आएँ, आपको अपने आप को शांत रखना है। एक शांत व्यक्ति हमेशा बहुत बेटर होता है। आपको उस टाइम पर, जब आपका समय ठीक नहीं चल रहा हो, आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आपको बस चीज़ों को सुनना है, समझना है, और एक अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, आप यकीन मानिए आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलना निश्चित है। आजकल एंजाइटी में भी लोग जा रहे हैं, मैं देखता हूँ। मेरे टाइम जब मैं तैयारी करता था, आज भी लगभग प्रिपरेशन के दौर में हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एक समझता हूँ उस एस्पिरेंट के दर्द को, एस्पिरेंट की चीज़ों को मैं महसूस कर सकता हूँ। एंजाइटियाँ मुझे भी होती थी, प्रॉब्लम्स मेरी भी थी, और मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा भी लोगों को प्रॉब्लम्स थी। पर उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। अब आप कैसे लड़ेंगे उससे? देखिए, अगर आप अपना डेली लक्ष्य बनाते हैं और डेली लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं, मैं यकीन मानिए आपको कभी भी तैयारी के दौर में डिप्रेशन नहीं होगा। आप हारते हैं तब शायद आपको डिप्रेशन हो, पर उस समय पर आप अपने क्लोज्ड वंस के साथ रहिए, अपने आप को कट ऑफ मत करिए, कुछ अच्छी चीज़ें देखिए, कहीं घूमिए फिरिए, ट्रैवलिंग करिए। और मैं तो ये कहता हूँ, उस टाइम पे भले ही ये सारी चीज़ें बुरी लगें, पर मैं एक सच बता रहा हूँ आपको, अगर आप जब भी डिमोटिवेट हों या फिर आप अकेला महसूस करें, आप कभी भी अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ें। वो लोग आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। मेरे जो दोस्त थे, आज मैं जब फेल हुआ था तब वो मेरे साथ थे। जब मैं UPSC भवन में इंटरव्यू देने गया, मेरे माता पिता नहीं गए थे, मेरे मित्र उस दिन मेरे साथ गए थे, और उन्होंने बिल्कुल चिल्ड माहौल बना के रखा था कि नहीं विवेक, कोई नहीं, तू कर लेगा, इंटरव्यू में तुझे कोई नहीं रोक पाएगा। और यही चीज़ मेरे साथ हुई कि जब परिणाम आया तो वो लोग आज भी मेरे साथ हैं। तो उन चीज़ों से लड़ने के लिए कभी भी आपको डिमोटिवेट, एंजाइटी, ये सब चीज़ें आपको आपके दोस्त हमेशा दूर कर देंगे। हाँ, अगर आपको लग रहा है, आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार ज़्यादा डिप्रेशन भी आ जाता है, कई बार आप नहीं संभाल पाते खुद को। जब मैंने अपनी जर्नी बताई कि जब मेरा नहीं हो रहा था चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मुझे लग रहा था कि मैं फेल कर जाऊंगा, मैंने अपने पेपर से ना ट्रेन में से बाहर फेंक दिए थे। मैं उनको बार बार मार्क्स जोड़ रहा था, मेरे कम बैठ रहे थे। मुझे उस टाइम पे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि विवेक, इतनी मेहनत के बाद भी तू क्या कर रहा है, तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। उन सब चीज़ों से भी मैं जूझ रहा था। पर क्या हम ऐसा करके कुछ हासिल कर सकते हैं? नहीं, कभी भी डिमोटिवेट होकर आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। आप कुछ ना कुछ करके ही जीत सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। तो कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, कभी भी हार नहीं माननी है, कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। आप अगर UPSC की फील्ड में अच्छा नहीं करेंगे, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्ज़ाम को और किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप की चीज़ें हों, चाहे आपके एग्ज़ाम्स की चीज़ें हों, किसी भी जीवन की कोई चीज़ हो, कभी भी अपने से ऊपर नहीं मानिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत बड़ा है। आपके माता पिता आपके लिए बहुत कुछ है। अपना बेस्ट दीजिए, परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़िए। उस चीज़ को बिल्कुल मत आकलन कीजिए। एक परिणाम, एक PDF में रोल नंबर आना आपके जीवन को
बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। और देखिए, जिस दिन वर्षों का संघर्ष आपसे खूबसूरत तरीके से टकराएगा, उस दिन आपको बहुत सुकून होगा। वो सारे पसीने, वो सारी मेहनत, वो सारे संघर्ष उस पीडीएफ में रोल नंबर आने के बाद दूर हो जाते हैं। और उसी दिन के लिए वेट करिए, उसी दिन के लिए मेहनत करिए जब शायद एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपने माता पिता के गले नहीं लगता। वो बोझ में इतना झुक जाता है, उसके कंधे नीचे हो जाते हैं। और मैं सच बताऊं, मैं अपने मम्मी और पापा के एक ही बार गले लगाऊं, वो भी 22 अप्रैल 2025 को जब मेरा सिलेक्शन हुआ। सामान्यतः गले नहीं मिलते, हम पैर छूते हैं माता पिता के, पर उस दिन आँखों में आंसू थे, हम गले मिले। और वो मोमेंट शायद ज़िंदगी भर रहेगा। और वो मोमेंट ऐसा मोमेंट है जो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति की ज़िंदगी में आए। और इससे पूरी सक्सेस स्टोरी को शेयर करने का एक ही चीज़ थी कि आप लोग मोटिवेट रहें, आप लोग अपनी मेहनत करें। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, अपनी जान लगाएं, क्योंकि जिस दिन आपकी मेहनत पूरी हो जाएगी आपको सफलता मिलना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई ग्रह नक्षत्र, ना कोई कमियां, ना कोई व्यक्ति, ना कोई परेशानी, ना कोई किस्मत। कोई भी इस चीज़ को नहीं रोक पाएगी। जिस दिन आपको सफल होना होगा आप ज़रूर होंगे। और बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि डीकेटी प्लेटफॉर्म का भी धन्यवाद। आज 2017 से जब से स्टोरीज़ देखना शुरू करी थी, सक्सेस स्टोरीज़, वो एक अलवर की जो अभी डीएम है आरती शुक्ला जी, उनसे ये शुरुआत हुई थी 2017 में ये जो सक्सेस स्टोरी देखने की। और आज जब मेरी अपनी सक्सेस स्टोरी यहाँ पर आई है, तो ये जो आज एक जर्नी का ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा पड़ाव मैंने पार किया है। और थैंक यू डीकेटी की टीम, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। ऐसी मेहनत करते रहें, आप ज़रूर सफल होंगे।